नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं रेडियो जय घोष और आपके साथ है आपके दोस्त समरीत। और मैं हूं आपके साथ सुस्मित। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में दुर्गेश पाठक जी, जो जाने माने फिल्म मेकर भी हैं और स्टेट कंसल्टेंट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुर्गेश पाठक जी आपका। इसके अलावा मित्रों, हमारे साथ आज एक विशिष्ट अतिथि भी जुड़े हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़कर कुछ बातें भी करेंगे आज इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि रेडियो की बात आती है, तकनीक की बात आती है, आज के दौर की बात आती है, तो आज के दौर में हम देखें तो दुनिया बहुत तेजी से बदली है। पहले जहां हमें एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, एक लंबी प्रक्रिया होती थी, तब जाकर के कहीं हम उस कनेक्शन को पाते थे। लेकिन आज हर व्यक्ति के हाथ में, बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। हम देखें तो इसी बदलाव के दौर में पहले जहां एक टीवी होता था और उस टीवी में हमें कहीं कोई एक सीरियल कहीं हफ्ते में देखने को मिलता था, हम उसका घंटों इंतजार करते थे, दिनों में इंतजार करते थे, तब जाकर के हम उस तक जुड़ पाते थे। लेकिन आज इस तकनीक के इस जो क्रांतिकारी जो परिवर्तन देखने को मिला, उसके चलते आज हम हमारे घरों में स्मार्ट टीवी मौजूद है। तो रेडियो और टीवी, इन सब ने एक बड़ा परिवर्तन देखा है और इससे कहीं ना कहीं हमारा रेडियो भी अछूता नहीं रहा। एएम और एफएम से निकलकर आज हमारा रेडियो भी डिजिटल हो चुका है और डिजिटल दौर में पहुंच चुका है। तो इस बारे में आप तक हम इन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा जी। दीपेंद्र सिन्हा जी, इनके बारे में आपको बताएं, जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी तकनीकी काबिलियत का लोहा मनवाया है और जिन्होंने पीएचडी के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने उद्यम के माध्यम से वेब रेडियो की सेवाओं को जन जन तक पहुंचाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है दीपेंद्र सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में और रेडियो जय घोष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हम आज जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर बात निकल के आती है वेब रेडियो की। तो वेब रेडियो की जब बात आती है तो आपने इसको क्यों फोकस किया? सुस्मित जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। आप लोग से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है और वेब रेडियो हमारे हार्ट के बहुत क्लोज है। जैसे वेब रेडियो की बात करें, आपने एक पॉइंट ऑलरेडी रखा कि इंटरनेट जगह जगह पहुंच चुका है, सबके पास स्मार्टफोन है और किसी को भी इंटरनेट कनेक्ट होने में कोई समस्या नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि भारत की बात करें तो भारत में बहुत सी स्ट्रेंथ हैं। हमारे पास कल्चरल स्ट्रेंथ है, लोगों के पास टैलेंट है और साथ ही साथ भारत एक प्रजातंत्र है। तो उसमें वेब रेडियो एक आइडियल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि कोई भी अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को दूर दूर तक, पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है जी। और इसके लिए कोई बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट की पावर यूज़ करके अपने टैलेंट को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग वेब रेडियो के चैंपियन बने कि भारत जैसे देश में जहां इतना टैलेंट है, इसको कैसे दूर दूर तक पहुंचाया जाए। मैं आपसे दुर्गेश जी पूछना चाहूँगी कि पहले के दौर में जो सिनेमा था और डिजिटलाइजेशन के बाद का जो सिनेमा है, उसमें आप क्या फ़र्क देते हैं, क्या बदलाव आया है? अभी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है ना। तो थैंक यू, आपने बुलाया और जय घोष में हमारा स्वागत किया जी। आप जो आपका सवाल है कि डिजिटल बनने से क्या फ़र्क आया है जी। फ़र्क ये आया है कि हर आदमी के हाथ में एक डिवाइस है। पहले डिवाइस के लिए, अभी सुष्मित बता रहे थे ना कि पहले लोग टीवी का इंतज़ार करते थे, महाभारत लोग कम्युनिटी बैठ के देखती थी, कोई स्पेशल सीरियल था उसको लोग बैठ के एंजॉय करते थे। अब आज के टाइम में क्या है कि आपके हाथ में डिवाइस है, आप अपनी डिवाइस में आप खुद चूज़ कर रहे हैं, अपनी डिवाइस में वो खुद चूज़ कर रहे हैं, हम अपनी डिवाइस में खुद चूज़ कर रहे हैं कि हमको ये कंटेंट देखना है। तो एक तो जो प्रजातंत्र की बात कर रहे थे, उसी तरह से कंटेंट में भी स्वतंत्रता आ गई है ना। बहुत सही बात। आप देख सकते, आप अपने हिसाब से कंटेंट देख सकते हैं। एक तो ये, हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कहीं ना कहीं उसके थोड़े दुरुपयोग हुए थे, लेकिन जो यहाँ का तंत्र है, यहाँ का प्रशासन है और शासन है, उसने उसको रोकने का प्रयास किया है। तो भारत को अगर कहें तो भारत जिस तरह का प्रजातांत्रिक देश है, प्रजा का तंत्र यहाँ पर काम करता है, उस तरह से यहाँ पर एक कल्चर भी है। तो हम उससे बाहर नहीं हैं। अब रही बात उस मीडियम की, तो उस मीडियम के एक तरीके से उसका कैसे लोगों में बिहेवियर चेंज हुआ है, कैसे हुआ है, तो आप देखिए कि पिछले 6 सालों में OTT प्लेटफॉर्म बहुत एक्टिव हुए हैं। 6 साल 7 साल पीछे जाएं सिन्हा साहब, तो पहले OTT प्लेटफॉर्म
एक्टिव नहीं था। किसी ने ज़्यादा लोगों ने सुना ही नहीं था। करेक्ट। कुछ एक दो प्लेटफॉर्म जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो आए और उन्होंने धीरे धीरे लोगों में एक ऐसा बिहेवियर डेवलप किया, लोगों में एक ऐसी साइकोलॉजी का ऐसा चेंज आया कि अब वो अभी OTT पे सारी फिल्में हम देख रहे हैं, सारे कंटेंट हम देख रहे हैं। उसी तरह से बात रेडियो की भी है जी। कि अगर हम अपने इस रेडियो को या किसी भी रेडियो को जनता के लिए कितना फ्रेंडली और कितना यूज़फुल बना सकते हैं, कितना जनोपयोगी बना सकते हैं जी, वो एक सशक्त माध्यम की तरह अपने आप ऊपर आएगा। हाँ, ये दायित्व है उसको, कंटेंट बनाने वाले को, कंटेंट परोसने वाले को और पहुंचाने वाले को, जी। उसकी जिम्मेदारी है। दुर्गेश जी, आपने OTT प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, तो इसके आने के बाद आप जो सिनेमा हॉल्स हैं उनका क्या भविष्य देखते हैं? सिनेमा हॉल का भविष्य रहेगा। ट्रेडिशनल मीडियम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक चॉइस बन गई है कि अगर सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो वो फिल्में अवेलेबल हैं, वो OTT पे एक अपने बड़े टीवी में बैठ के आदमी घर पे देख रहा है। कि दौर बदला है जी, दौर बदला है। हाँ, और अपनी चॉइस की देख रहा हाँ, है। और अभी दौर ये भी बदला है कि अगर है ना कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी कैटेगरी हैं, 1 2 3 4 कैटेगरी हैं लगभग। तो कई सारे घर ऐसे हैं जिनके घर में 4 टीवी हैं। तो बेटा कोई और फिल्म देख रहा है, पत्नी कोई और फिल्म देख रही है, और उसका फादर कोई और कंटेंट देख रहा है। ऐसी भी चॉइस आ गई और है। बच्चे मोबाइल फ़ोन पे अब कुछ और ही बच्चे देख रहे मोबाइल हैं। फ़ोन पे कुछ और भी देख रहे हैं। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, जो अभी इंडिया में फ़िलहाल पॉजिटिव ज़्यादा देखा जा रहा है। करेक्ट। अगर देखा जाए तो जो बहुत सारे सर्वे ऐसा बता रहे हैं कि इंडिया में फ़िलहाल अभी कंट्रोल में है, जी, अनकंट्रोल्ड नहीं है। तो इसका पॉजिटिव और सकारात्मक उपयोग करते हुए, जैसे अभी रेडियो जयघोष की ही बात करें, तो जो आपका प्लेटफॉर्म है वो वेब प्लेटफॉर्म पर है। जी, तो वैसे अगर देखा जाए तो ये कम्युनिटी का बेस है, कम्युनिटी रेडियो का बेस है, लेकिन वेब प्लेटफॉर्म से जो अभी मैं सुन पा रहा हूँ कि अभी इस रेडियो का लिंक किसी ने अमेरिका में बैठे किसी एक रिटायर्ड IAS जो शिफ्ट कर गए हैं NRI, उन्होंने सुन करके भेजा कि आप लोग तिरंगा का बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं। उन्होंने फीडबैक दिया, चूँकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने फीडबैक दिया। तो ये फैसिलिटी एक OTT प्लेटफॉर्म ही दे सकता है ना। ये चेंज आज से 10 साल पहले नहीं था सिन्हा साहब। ये इंटरनेट के प्रोलिफरेशन के साथ ही ऐसा हो पाया। इंटरनेट और इस तरह के वेब OTT प्लेटफॉर्म से ये ऐसा रेवोल्यूशन आया है कि आपका इमीडिएट, वरना जितना टाइम इस रेडियो को इस्टेब्लिश हुए हुआ है वो शायद यहाँ से बाराबंकी तक नहीं पहुँच पाता, वो अमेरिका से फीडबैक आया है। तो ये दौर की बात है, इस टेक्नोलॉजी की बात है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे है दीपेन जी, जैसा कि दुर्गेश जी ने अभी बात की, ये जो रेडियो का जो डिजिटल रूप देखने को मिल रहा है, नया रूप जो OTT में देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपकी जो कंपनी है ATC लैब, इसके माध्यम से एक वेब रेडियो के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, तो इसमें वेब रेडियो में क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं? राइट। तो जैसे पाठक जी बता रहे थे कि मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी कि कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे रेडियो जयघोष है, वो जितना अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। लेकिन हमने ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की है जिसमें आपको एंड टू एंड सोल्यूशन मिले। जी, आपको एक स्टूडियो में 24 आवर का प्रोग्राम करने की फैसिलिटी मिले, आपको क्लाउड पे शेड्यूल करने की फैसिलिटी मिले, आपको एक अपना कस्टमाइज ऐप मिले और जिसको आप दूर दूर तक वितरित कर सकें। और साथ ही साथ कुछ यूनिक फीचर हैं कि हमने ऐप में ये फीचर दिया है कि आपका लिसनर तुरंत अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके वापस आपको भेज सकता है। अभी सुन रहे थे इस पे रेडियो रेनबो पे एक प्रोग्राम चल रहा था, बेबी सिंग अ सॉन्ग, कि वो इनकरेज कर रहे थे कि अपना सॉन्ग दें। तो वो कैपेबिलिटी आपको इस वेब प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है कि आपके लिसनर दुनिया भर से क्विकली एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं और वो आपको तुरंत अवेलेबल रहेगी कि आप उसको प्रोग्राम में पैच इन कर सकें। साथ में हमने पॉडकास्टिंग की फैसिलिटी दी है कि आप जो भी प्रोग्राम हाई वैल्यू के रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाई क्वालिटी के, वो तुरंत उसको अपलोड करते चले जाएं और आपको डिटेल्ड स्टेटिस्टिक्स मिलेंगी कि हर मंथ आपके कहाँ पे लिसनर थे। वेब रेडियो की मेन यूज़ है कि जो ट्रांसप्लांट लोग हैं, जैसे अपना एक रेडियो स्टेशन है केरला में, उनके लाखों लिसनर्स मिडिल ईस्ट में हैं क्योंकि बहुत से लोग जो वहाँ गए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि दुनिया के दूर दूर से, जहाँ पे आपको सरप्राइज भी होगा कि यहाँ से लोग जुड़ रहे हैं जिनको इमोशनल अपील है लखनऊ से, लखनऊ की कल्चर से, सांस्कृतिक एकेडमी से,
तो ये सब फीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं। हाँ, अच्छा, बस चैलेंज ये है कि आपको यानी आप जयघोष रेडियो हैं, आप दोनों लोग, तो आपके लिए चैलेंज है कि आप इसको उन लोगों तक पहुंचाइए। राइट, है ना राइट, सिन्हा साहब, राइट। तब पहुंचाएंगे तभी तो फीडबैक तभी मिलेगा। फीडबैक मिलेगा। नहीं हाँ। पहुंचाएंगे तो फीडबैक नहीं मिलेगा। तो यानी उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अपना फेसबुक प्लेटफॉर्म आप पॉपुलराइज करते हैं, तो उसमें फेसबुक पे जा करके आप देख सकते हैं कि किस सोशल कंट्री में मीडिया, कहाँ पर है। सोशल मीडिया पे। वैसे ही इसको भी आपको एक प्लेटफॉर्म मान के पॉपुलराइज करना होगा, उन तक पहुंचाना होगा, उनको जोड़ना होगा। और आप तब उनसे बोलिए कि हाँ। आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेजिए, तो ऐप में जाके देखिए कि ये वॉइस फीडबैक का हाँ, फीचर है, तुरंत feedback आप लिए जा तुरंत से सकते हाँ। इस कंट्री की जो कल्चर है, जो सोशल इम्पोर्टेंस है, उन तक जब पहुंचाएंगे, उनको याद दिलाएंगे, तो उनको इसकी याद आएगी। राइट, राइट, है ना? राइट, राइट। एक कोलैबोरेशन जो है वो कोरिलेशन डेवलप करता है, तो वो जो करना इमोशनल अपील है, लखनऊ का कल्चर जिससे कनेक्टेड थे लोग, उनको अभी भी याद हाँ, है, जोड़ा तो जा वो सकता है इस जोड़ा- माध्यम से, इस तरीके से। वापस जोड़ा जा सकता जी है। जी जी जी। राइट। तो दुर्गेश जी, मैं आपसे, चूंकि आप सिनेमा के फिल्म में कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि सिनेमा का जो है वो बेसिकली जो ताल्लुक है वो मुंबई से ही माना जाता है, वहीं फलता फूलता ज़्यादातर देखा गया है। हाँ। लेकिन OTT आने के बाद और डिजिटल दौर आने के बाद क्या आपको लगता है कि सिनेमा का विकेंद्रीकरण होगा और ये समान रूप से देश के और राज्यों में भी फैलेगा? देखिए, ऐसा जो इंडियन सिनेमा है जी। वो थोड़ा देखा गया 1923 के आसपास, है ना? अच्छा। तो वो शुरू जरूर महाराष्ट्र से हुआ है। जी जी। मानते हैं कि एक मराठी सिनेमा से डेवलप हुआ, फिर वहाँ से वो उसने इंडियन सिनेमा का एक सेंटर बन गया। लेकिन फिर देखिए, कलकत्ता भी डेवलप हुआ है उसी के आसपास, इमीडिएट या उससे थोड़ा सा पहले लोग मानते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखें तो इस समय साउथ का सिनेमा, वो ऐसा लग रहा है कि साउथ का सिनेमा आने वाले टाइम में इंडिया का सेंटर पॉइंट साउथ बन जाएगा, क्योंकि साउथ की रीमेक्स हिंदी सिनेमा बना रहे हैं आज के टाइम में, है ना? बहुत सारी फिल्में ऐसे बनी कि जिन्होंने एक ऐसा मार्ग खड़ा कर दिया जिसको चैलेंज करने के लिए इंडियन सिनेमा के बहुत सारे फिल्म मेकर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक इवन उनके पास नहीं है। ठीक, तो अब सवाल ये पैदा हो जाता है, जब ऐसी चीज़ें चेंज हुई हैं तो ऑप्शन तो ढेरों हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म जब से आया है, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में फिल्म नीति है, फिल्म बंधु सरकार इतना प्रमोट कर रही है पिछले कई सालों से, फिल्म सिटी बनने जा रहा है। तो OTT आने से सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा हुआ करता है कि अगर फिल्में लोग बनाएंगे तो उनके बायर्स कहाँ मिलेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी। OTT आने से सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया है, वो आप अपने फिल्म का सौदा, अपने फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन अपने घर बैठ के कर सकते हैं। आप उनको भेजिए, उनको अच्छा आया तो उन्होंने ले लिया। बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे ही, हम भी अपने आप को बिल्कुल न्यू कमर मानते हैं, हम भी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और हिंदी सिनेमा में क्या है कि हिंदी सिनेमा पहले ये था कि मुंबई जाके ही बनाया जा सकता था, अब यूपी में बन रहा है, यूपी में लोग बना रहे हैं, अब बुंदेलखंड में बन रहा है। तो अच्छी बात यह है कि जैसे यूपी में 4-5 तरह की रीजनल बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं कह दिया जाए तो, उन सब में फिल्में बन रही हैं। बुंदेली फिल्में पहले नहीं बनती थी, अब बन रही हैं। भोजपुरी काफ़ी पॉपुलर है, भोजपुरी का काफ़ी वाइड एरिया है, भोजपुरी फिल्में बन रही हैं। ये सब OTT पर हैं। पहले G5 जो है उसके पास सिर्फ हिंदी सिनेमा का एक प्लेटफॉर्म था, अब उस पर भोजपुरी सिनेमा भी आ गया है। उन्होंने भोजपुरी की एक नई विंग खोल दी है कि भोजपुरी सिनेमा लेकर आइए, हम उसको परचेज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब वाइड हो गया एरिया, पहले ऐसा नहीं था। अब अगर किसी को सिनेमा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सिनेमा में डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी कॉस्ट होती है जी। अगर उसको जानेंगे तो एक बड़ा एरिया है, तो अब OTT आने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि वो लो कॉस्ट में उन्होंने फिल्म बनाई और सीधा दे दिया OTT को, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और वो ठीक है, वो उसी के रेवेन्यू से ही पैसा दे रहा है, या सीधा बाय कर ले रहा है कि साहब आपकी फिल्म इतने की है, 5 करोड़ की है, तो उसको हम 5 करोड़ में ले लेते हैं, और अगर आपकी फिल्म अच्छी देखी गई तो आपको हम 10 करोड़ भी दे देंगे। तो या रीजनल सिनेमा के प्रोजेक्ट के हिसाब से ये ऐसा हो रहा है। तो ये चेंज तो OTT की वजह से ही आया है, जो कि पहले नहीं था। पहले एक फिल्म मेकर बनने के लिए वो सोचता था कि पहले हम जाएंगे, सीखेंगे। अब किसी के अंदर अगर जुनून है, वो फिल्म बनाने का जुनून है, तो वो फिल्म बना सकता है, वो फिल्म मेकर बन गया, है ना। तो आप देख रहे होंगे इधर में कुछ ऐसे अनट्रेंड न्यू कमर फिल्म मेकर्स आए हैं, जिनकी फिल्में देखी भी जा रही हैं और जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, जिन्होंने फिल्मों की पढ़ाई नहीं करी थी। वरना कंट्री में 2 ही फिल्म इंस्टीट्यूट हैं, एक सत्यजीत रे और एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना में, और सत्यजीत रे कोलकाता में। 2 ही इंस्टीट्यूट पूरे कंट्री में हैं, जो कि जिनको कि भारत सरकार रिकॉग्नाइज करती है। वहीं से फिल्म मेकर निकलते थे। एक साइकोलॉजी थी
किसी को पता नहीं था कि गोंडा से भी डायरेक्टर निकल सकता है ना। सही कह रहे हैं। या गाजीपुर से वो अनुराग कश्यप निकल सकता है, किसी को पता नहीं था, है ना। बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों से लोग निकल के अब बाहर आ रहे हैं, सामने ये आ रहे हैं। अब हुआ है, ये बिल्कुल। पिछले 10 दशकों में ऐसा बहुत अच्छी बात हुआ है है। आपने। हाँ। तो ऐसा ये तो इनको हमें, जैसे आप अपने रेडियो में टारगेट कर रहे हैं कि हाँ, ठीक वही है, हम रेडियो पहले रेडियो करने के लिए कि अमिताभ बच्चन आरजे में ट्राई किए थे और रिजेक्ट हो गए, ऐसा हुआ था, ठीक है, ऐसी कहानी सुनाई जाती थी। किसी को नहीं पता था ना कि बुंदेलखंड के किसी ललितपुर जैसे गांव से कोई आरजे निकल सकता है, राइट, नहीं पता था ना। सही। ये आपका वेब रेडियो ऐसा कर सकता है। राइट, वही जब आप बोल रहे थे टैलेंट को हाँ। मोबिलाइज भी कर सकते हैं, उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं, उसको ऊपर लेकर आ सकते और हैं, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर जैसे सकते सिनेमा की बात कर रही हैं मैम। तो सिनेमा जो है वो हमेशा से सोसाइटी के लिए एक मिरर की तरह रहा है, हमेशा मिरर की तरह रहेगा, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वो लोग देखते हैं, कुछ छुपा के देखते हैं, कुछ जाहिर करके देखते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें कंटेंट पे डिपेंड करती हैं, और कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने पे, पॉपुलराइज करने पे डिपेंड करती हैं कि हम कैसा कंटेंट बना रहे हैं। मेरा अगला सवाल दीपिन जी आपसे है, जैसा कि अभी दुर्गेश जी ने कुछ चीज़ें अभी जो बताई, उनमें से मेरे मन में एक प्रश्न ये आया कि जो कंटेंट होता है, चाहे वो सिनेमा का हो, चाहे वो रेडियो का हो, वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आता है कॉपीराइट का। हाँ, तो जब हम वेब रेडियो पर आते हैं तो यहाँ पर इसकी कैसे क्या भूमिका होती है? राइट। तो पाठक जी की बात सुन के, जैसे आपने सही बोला कि आप बात कर रहे थे फिल्म की, और हमारे मन में वही गूंज रहा था कि रेडियो भी वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, वेब रेडियो। कि आपने जैसे बताया कि उत्तर प्रदेश में तरह तरह की भाषाएं हैं। एक कहावत होती थी, हम गोंडा से आते हैं, कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। हाँ, तो जी। पहले वो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हर डिफरेंट भाषा का आर्टिस्ट अपने टैलेंट को रेडियो पे ला सकता है, लेकिन वेब रेडियो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। हाँ। तो अब बात करते हैं कॉपीराइट की। जी। तो वेब रेडियो का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये रहेगी कि हम इस तरह का कंटेंट जनरेट करें जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से रहे, छोटे छोटे आर्टिस्ट से रहे, जगह जगह के आर्टिस्ट से रहे, जो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको उभार के लेके आए। तो उस समय कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपका कंटेंट रहेगा जिस आर्टिस्ट ने प्रोड्यूस किया, वो सीधे सीधे रेडियो पे जा सकता है। बाकी बात करें कि अगर आप फिल्मी सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, तो वो कॉपीराइट प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री की तरफ से एक पुश आना पड़ेगा कि एक नया कॉपीराइट मॉडल डेवलप हो जो कि वेब रेडियो के लिए रहे, कि इसमें कॉस्ट उतना ना रहे जितना कमर्शियल एफएम के लिए है। फॉर एग्जांपल विदेशों में ये काम हो चुका है। जैसे अमेरिका में एक अलायंस है जो कॉलेज रेडियो को, कम्युनिटी रेडियो को 2 मिलियन सॉन्ग बहुत कम दाम पे प्रोवाइड करता है। अच्छा। तो वो अगर पुश यहाँ से आए इंडिया में इंडस्ट्री से कि जो अपने वेब रेडियोज उभर के आ रहे हैं उनको वो यूज़ का राइट मिल जाए। वैसे कुछ हद तक आप ये काम कर सकते हैं कि जो फिल्मी सॉन्ग है उसको अपने लोकल आर्टिस्ट से गवा दिया, पूरा सॉन्ग नहीं, उसका कुछ भाग कट करके तो वो फेयर यूज़ के अंडर कवर होता है। अच्छा, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। लेकिन पूरे ओरिजिनल सॉन्ग की कॉपीराइट के लिए या तो ये डिसाइड किया जाए कि हम उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहते हैं, वेब रेडियो पे हम फोकस करें लोकल टैलेंट को, जैसे आप बोल रहे थे। लेकिन अगर ये डिज़ायरेबल है कि आप कमर्शियल सॉन्ग लाएं, तो उसके लिए नया प्लेटफॉर्म इमर्ज होना पड़ेगा, जो अभी ये काम अभी भारत में हुआ नहीं है। मतलब ये कि कॉपीराइट के लिए आप, अगर वो कॉपीराइट की तो है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर तो परचेज करें, वो इतना हाई कॉस्ट है जिसको कम्युनिटी और वेब में आप ला नहीं सकते हैं, या लाएंगे तो आपके लिए बड़ा कॉस्टली होगा, उसका रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे, एक समस्या है। दूसरा ये है कि आप अपने लोकल टैलेंट से उनको कहिए कि वो उसको गाएं और उसको आप तैयार करिए। अगर बहुत पॉपुलर है, ज़्यादातर कोशिश करिए, जैसे कि इस रेडियो में आप लोग कर रहे हैं कि ठीक है, उसको गानों को बहुत अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं, तो वैसे आप क्रिएट करें। तो मेरे ख्याल उस पर सिन्हा साहब है या नहीं है मुझे नहीं पता। उसमें फेयर यूज़ राइट है कि अगर आप पूरा ना इस्तेमाल करें, जैसे उसे कट कर दें, कोई पोर्शन ले लें सॉन्ग का, म्यूजिक बदल दें, तो वो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपका ये कहना है कि जो भारत सरकार है वो किस तरह की कोई पॉलिसी लाए कि इस तरह के रेडियो स्टेशंस के लिए कुछ चीज़ें फ्री करी जाएं, या कुछ चीज़ें जो है उनको कम दाम पे दिया जाए। हाँ, जैसे अमेरिका की बात कर रहे थे, वो नाम अभी हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन एक अलायंस बन गया, एक लाइसेंसिंग मॉडल जो कि छोटे रेडियो स्टेशन के लिए तो देखिए, जिस तरह से आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको एक पेपर की तरह आप कुछ पब्लिश करें, जिसको हम लोग की अमेरिका में इस तरह से है, है ना, कि अमेरिका में इस तरह से है, और उसको आप प्रपोज करें, जिससे हम लोग इसको चैलेंज करके यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई इतना एटलीस्ट आपको
फ्री करना है। हाँ हाँ हाँ। यानी यहाँ पर भी एक परिवर्तन अमेरिका की तरह भविष्य में आ सकता है कि कुछ म्यूजिकल कंटेंट ऐड, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि अगर कोई भारत की धरोहर है और कोई सोशल धरोहर है तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लोगों के लिए। बिल्कुल। हाँ, ये है कॉपीराइट पे होना चाहिए कि भाई उनका अधिकार है, उनको कुछ मिले, लेकिन हाँ एक सीमित दायरे में हमारी कम्युनिटी के लिए तो कुछ फ्री होना चाहिए। हाँ, उतनी एक्सपेक्टेशन ना रहे कि जो उतना कमर्शियल एफएम स्टेशन उतना पे कर रहे हैं, उतना हमारी रीच उतनी नहीं है, हमारी रेंज उतनी नहीं है, उतना रेवेन्यू भी नहीं है, उतना रेवेन्यू नहीं है, या हमको कहीं कॉमर्शियल ऐड नहीं मिल रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, ये होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। ये हम लोग एक पोजीशन पेपर बना के करेंगे इसको कि मैं तो बल्कि आपसे ये चाहूंगा कि उसको सीधा भारत सरकार को आप लिखिए और हम उसको स्टेट तक लेकर आने की कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और पाठक जी के साथ बैठ के यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने छेड़ा और OTT की बात करी। अब मैं चाहूँगा कि अपने रेडियो के माध्यम से और अपने डिजिटल मीडियम के माध्यम से इसको जन जन तक पहुँचाइए, उसका प्रचार प्रसार करिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, आप सब हमारे साथ जुड़े और हमारे साथियों के साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय